नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। हमने बहुत बार इस इश्यू को एड्रेस किया है और बड़े अफसोस के साथ फिर आपके सामने आना पड़ रहा है। बात करेंगे सरकार के द्वारा हत्याओं की, ऐसी हत्याओं की जिनको गर्व के साथ में हर जगह जिक्र किया जाता है, उनकी बात की जाती है। ऐसी हत्याओं की जिनको जुबानी बातचीत में सब गर्व से स्वीकार करते हैं और लिखित में बोलते हैं कि हमने नहीं किया, आप कानून चेक कर लीजिए, हमारा रिकॉर्ड क्लियर है और हमने ऐसा नहीं किया, हमने किसी को नहीं मारा। देश की अगर मर्डर कैपिटल यूपी है तो एनकाउंटर कैपिटल भी यूपी में फिर से एक के बाद एक एनकाउंटर सामने आ रहे हैं। ये एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं और ये एनकाउंटर का मतलब हमारे, मेरे और आपके लिए क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान खोजने की कोशिश मत कीजिएगा और इसमें हिंदू मुसलमान का मतलब क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 साल में 178 लोगों को मार गिराया। ये एक आंकड़ा है जो खुद यूपी पुलिस का है, यानी इतने सारे लोग एनकाउंटर में मारे गए हैं, 178 लोग 6 साल में, जब से योगी साहब की सरकार आई है। अक्सर आप देखते होंगे कि लोग कहते हैं इसका एनकाउंटर कर दो जी, पुलिस को इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये भाषा एक सबसे ज़्यादा न्यू नॉर्मल है एनकाउंटर के मामले में, कि एनकाउंटर किए नहीं जाने चाहिए, एनकाउंटर होने चाहिए। पुलिस गोली तभी चला सकती है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई हो, कानून की अदालत के सामने पेश करने के लिए, और उस प्रक्रिया में पुलिस के ऊपर वो प्राणघातक हमला करे और प्राण रक्षा के लिए जवाब में पुलिस जब कार्रवाई करे और वो मारा जाए। जितने एनकाउंटर किए जाते हैं उनमें सब में जो कहानी पुलिस लिखती है, एक ही कहानी कॉपी पेस्ट होती है और उसमें यही होता है, हमने उसको ललकारा, हथियार डालने को कहा, गिरफ्तारी देने को कहा, वो हम पे गोली चलाकर भागने की कोशिश करने लगा, जवाब में हमने गोली चलाई और सब मर गया। यही कहानी होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ अदालत के सामने जब केस जाता है तब लिखी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पे, नेताओं के बयानों में और सब जगह हमारा समाज इस तरह की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, हत्याओं को स्वीकार करता है। हम स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सोच जो है उसको हमने विकृत कर लिया है, उसको सांप्रदायिक नज़रिए से भी सोचते हैं कई मामलों में। दूसरे धर्म का व्यक्ति है, अच्छा किया, टाइट कर दिया। हमारे धर्म का है तो गलत है। हमने देखा है कितने शरीफ लोग, जब इन एनकाउंटर्स की संख्या होती है तो उसमें यह भी पता चलता है, एप्पल का जो उत्तर प्रदेश का चीफ था तिवारी, इन एनकाउंटर में एक उसका भी नाम है। इन एनकाउंटर में उस जिम ट्रेनर का भी नाम है जिसको ग्रेटर नोएडा में गोली मार दी गई थी, मार दिया गया था, लेकिन वो जाकर बच गया और उसने पूरी कहानी बताई कि कैसे सिर्फ एक प्रमोशन पाने के लिए उस पर गोली चला दी गई थी। इन एनकाउंटरों में वो एनकाउंटर भी शामिल है जिस एनकाउंटर के एक दिन पहले, एक नहीं कई एनकाउंटर शामिल हैं, उनके ऊपर इनाम घोषित किया गया होता है जिनका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है, और सिर्फ उनके ऊपर इनाम ही घोषित नहीं किया गया होता है। ये सरकार ने नया नियम बना दिया है कि किसी अपराधी के ऊपर इनाम घोषित करने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारी को दे दिया गया, एसएसपी को दे दिया गया है। 50,000 तक का इनामी वो खुद ही घोषित कर सकते हैं। 25 से 50,000 का इनाम घोषित करो, दूसरे दिन झाड़ियों में पकड़ के ले जाओ,
ये धारणा है, कागज पे कहीं साबित नहीं होगा। कोर्ट में तो ये हुआ है कि वो जा रहा था, झाड़ियों में छिपकर लूट की योजना बना रहा था, पुलिस ने उसे घेर लिया। हत्या की योजना बना रहा था, पुलिस ने उसे घेर लिया। घेरने के बाद पुलिस ने उसको चुनौती दी। पुलिस को पता चल जाता है वो योजना बना रहा है, अचानक पुलिस की नज़र पड़ती है। लेकिन कानून है, अदालत है, कोर्ट है, अदालत के पूरे जो अस्तित्व है उसको चुनौती देने वाली इस चीज़ को भी अदालत इन कहानियों से स्वीकार कर लेती है। उसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें आगे आगे जाती हैं, लेकिन आप देखेंगे तो यूपी में जैसे जैसे मुठभेड़ में आरोपी मारे जाते जा रहे हैं, उसी के मुताबिक अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा मुठभेड़ भी ये ग्रेटर नोएडा वाला इलाका है, तरफ मेरठ जोन में होती है। 64 मुठभेड़ हुई हैं अभी तक। प्रयागराज जोन में 10 हुई हैं, बनारस में 19 हुई हैं, आगरा में 19 और लखनऊ में 11। यानी इस इलाके में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप इसको देखें कि अलग अलग राज्यों का, तो उत्तर प्रदेश में 117 मुठभेड़ हुई हैं इसी दौरान। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे आतंकवाद है वहाँ सिर्फ 35 हुई है। अगर आप झारखंड से बात करें तो वहाँ 49 हुई हैं। छत्तीसगढ़ में 191 हुई है, क्योंकि वहाँ पे भी नक्सल और दूसरी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल एनकाउंटर जो हैं उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा अच्छी सारी स्थितियाँ हैं। अगर आप देखें तो 2845 के करीब बलात्कार होते हैं उत्तर प्रदेश में। मर्डर 16% की कमी हुई है, उसके बावजूद 3717 मर्डर हुए हैं। ये आंकड़ा इसलिए समझने की ज़रूरत है कि जब आप एक मनुष्य की जान लेते हैं और आप कहते हैं कि ज़रूरी है इससे अपराध कम होते हैं, तो आपके अपराधों की जो स्थिति है वो ये है कि 3700 मर्डर हो रहे हैं। यानी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मर्डर केस उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिस प्रदेश में आप एनकाउंटर कर रहे हैं। देश में टॉप पर है उत्तर प्रदेश किडनैपिंग के मामले में। एनकाउंटर से अपराधियों का दिमाग सही हो जाता है, अपराधों को नियंत्रित किया जा सकता है। ये मुहावरा इस आप डाटा से मिलाएं। 14,554 2021 में किडनैपिंग हुई है उत्तर प्रदेश में, जो देश में सबसे ज़्यादा हैं। एनसीआरबी का डाटा, और एनसीआरबी का जो डाटा होता है वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ज़रूर है, लेकिन वो डाटा जो ऑफिशियल डाटा अलग अलग राज्य सरकारों का होता है वही इकट्ठा करके वो बताते हैं, वो कहीं अलग तरीके से नहीं बताते हैं। यानी अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि जो हम कहते हैं कि एनकाउंटर कर दो, इसका तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। जिस पे भी गुस्सा है अपराधी पे, हमारे समाज से आवाज़ निकलती है इसका एनकाउंटर कर देना चाहिए। फिल्में बनती हैं ग्लोरीफाई करते हुए अब तक 56, लेकिन ये डाटा कहता है कि इसे एनकाउंटर करने से अपराधियों का कुछ नहीं बिगड़ता, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा सख्त सज़ा देते हैं तो अपराध भी उतने ही ज़्यादा गंभीर होते चले जाते हैं। अगर मुझे पता लगता है कि किसी मामले में मैं अपराध करते पकड़ा गया और मुझे फांसी की सज़ा हो गई या मुझे मार दिया जाएगा, तो जिस व्यक्ति के प्रति मैं अपराध करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि उसको पूरी तरह मार ही दूँ, कम से कम ये गवाही के लिए तो नहीं बचेगा। ये एक सच है। एनकाउंटर का एक और पहलू भी है, और वो पहलू ये है कि आपको अगर किसी व्यक्ति से बदला लेना है और उसकी हत्या करनी है तो एनकाउंटर भी एक ज़रिया हो सकता है। आपको लगेगा कहने में ये कि इतनी बड़ी बात थोड़ी हो सकती है कि आप पुलिस से किसी का मर्डर करवा दें, लेकिन आप होल्ड करें। बहुत सारे आरोप लगते रहे हैं बीच बीच में अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया है वो भी पार्टी के हिसाब से बंट गया है। योगी जी का जो गोरखपुर है उसके आसपास के इलाके में 2 बड़े माफिया हैं। एक माफिया इस वक्त सरकार में योगी जी के होने के कारण मुठभेड़ इत्यादि से बचा हुआ है, लेकिन उसका जो प्रतिद्वंदी गुट है उसकी हालत खराब है। वो बुलडोजर कभी ये वो फलाडिम का। अतीक अहमद का जो मामला है ये भी एक दूसरे वाले माफिया का हिस्सा है, और 2 माफिया एक साथ चल रहे हैं। तो हो ये रहा है कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज एक माफिया को मिलता है। ये मैंने एक मोटा मोटा उदाहरण दिया, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ या मैं कोई और क्लियर कट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गुट को अगर पॉलिटिकल पेट्रोनेज मिलता है, अगर एक नेताजी हैं, मुझे किसी एक गैंगस्टर से, एक डॉन से काम कराने की ज़रूरत पड़ती है, बूथ कैप्चरिंग कराता हूँ या कुछ और कराता हूँ, अब ये मत कहिएगा नेता ऐसा नहीं कराते हैं,
तो मैं उसको पैट्रोनेज दूंगा, और जिस गैंग से उसकी अदावत चलती है, मेरी सरकार आएगी तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। जब उसका नंबर आएगा तो वो मुझे नष्ट कर देगा। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, जिस प्रदेश की बात हो रही है उसमें इस तरह के कई सारे अलग अलग तरह के गुट हैं और उनके बीच में ये टकराव चलता रहता है। सरकारें बदलने के साथ ये टकराव, इसकी दिशा में पुलिस का जो पक्ष है वो पक्ष बदल जाता है। पुलिस कभी इधर से होती है, कभी उधर से होती है। खैर, लेकिन जो भी है, कानून कहता है किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि की अगर आपको सूचना मिल रही है, जा रहे हैं, तो पहले आप सूचना मिलते ही रिकॉर्ड में एंटर करेंगे कि हमको पता चला है कि फलां जगह ऐसा हो रहा है या हम गिरफ्तारी करने जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वहाँ मार के आ जाए और यहाँ पे आप चीज़ों को करेक्ट कर दें। इसके अलावा अगर सूचना मिलती है तो बिना किसी देरी के एक एफआईआर होनी चाहिए धारा 157 के तहत, और इसके अलावा सीआईडी से या दूसरी पुलिस स्टेशन की टीम से मामले की जांच करवानी चाहिए। जांच करने वाला अधिकारी, जो मुठभेड़ करने वाला अधिकारी है, उसमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी है, मान लीजिए सब इंस्पेक्टर है जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी है मुठभेड़ में, तो जो दूसरा थाना या सीआईडी जांच करेगी उसमें उससे 1 डिग्री ऊपर इंस्पेक्टर हो या कोई और ऐसा अधिकारी हो जो उससे बड़ा हो, यानी जो टीम लीड कर रही है उसके सीनियर मोस्ट अधिकारी से वो बड़ा अधिकारी हो। और उसके बाद में अगर पुलिस फायरिंग हुई है तो उसकी मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए, और एनएचआरसी को जांच में शामिल करना ज़रूरी नहीं है जब तक कि इसमें कोई गंभीर आरोप ना लगे। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है। अब आप बताइए मुझे कि थाना ए की पुलिस एनकाउंटर में इनाम कौन घोषित कर सकता है? एसएसपी साहब। थाना ए की पुलिस में एक जो है इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक आदमी मुठभेड़ में मारा जाता है। जांच कौन करेगा? दूसरे इलाके की पुलिस का इंस्पेक्टर साहब से 1 डिग्री ऊपर का अधिकारी। वो जांच में क्या देगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सीआईडी वो जांच में क्या लिखेगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों के बीच में एनकाउंटर को लेकर खुली छूट अलग अलग जगहों पे मिली हुई है। 1997 में मानवाधिकार आयोग ने के अध्यक्ष जो है जस्टिस वेंकट चलैया ने कहा था कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को मार दे, जब तक कि ये साबित नहीं हो जाता कि उसने कानून के अंतर्गत किसी को मारा है। भारत के संविधान में लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। जो व्यक्ति है, जो इस धरती पे है, उसको लाइफ उसकी पूरी जीने का उसको अधिकार है। उसको जीवन रक्षा का भी अधिकार है। और इन सारे अधिकारों के बीच में एक चीज़ मान के चलिए कि आप जिस व्यक्ति को पुलिस एनकाउंटर में मार रही है, सैकड़ों केस आते हैं, हिरासत में मौत के केस सुनने में आते हैं, कभी आता है किसी को पीट पीट के मार दिया, कभी कुछ, और अलग अलग तरह की बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते रहते हैं। किसी आदमी को आतंकवादी घोषित करके फंसा दिया, 8 साल बाद पता चला वो था ही नहीं। तो इस तरह के लीपापोती करने वाले एक पुलिस डिपार्टमेंट को अगर आप लोगों की जान लेने का अधिकार दे देंगे तो कल अगला नंबर आपका भी हो सकता है। आप कहेंगे हम तो अपराधी नहीं हैं, तो आप याद कीजिए वो जो एप्पल कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी था जो में मुठभेड़ में मारा गया, वो भी अपराधी। लेकिन पुलिस ने जो कहानी सुनाई थी वो पूरी कहानी एक बार निकाल के पढ़ लीजिएगा, आपके लिए सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ कि हम थोड़ी सी समझदारी बढ़ाने में कामयाब होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।